नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। 11 फरवरी 2024 को आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का। और इस परीक्षा के लिए महज़ आपके पास में लगभग डेढ़ महीने का जो समय बचा है और इस समय के अंतर्गत आप किस प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे? क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए? और दोनों ही पेपर में यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही समान वेटेज है दोनों का। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक शख्सियत से मुलाकात करवाऊँगा और वो आपको बाद में क्लासें भी है वो देंगे। तो हमारे साथ में हैं दिव्या जी शर्मा, जो कि आपको इस पूरे फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। ये वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और इन्होंने आरएएस मुख्य परीक्षा भी दी है और उसमें भी काफ़ी अच्छी इनकी है वो रैंकिंग रही है। तो आइए आपको कंप्लीट है वो जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप है वो तैयारी करेंगे और क्या आपकी दोनों ही पेपरों की रणनीति रहनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी सर ने इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारा फरवरी में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है। तो इसके लिए हमको एक रणनीति बनानी है, क्योंकि बहुत कम समय में हमारे पास है और उसमें हमें ये एग्जाम क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए, एक जो हौबा रहता है कि यार 12 सब्जेक्ट है, स्पेशली जो इस कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो सेकंड पेपर को देख के बहुत जल्दी होपलेस होते हैं कि अरे बहुत कुछ है, हम किस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में लेंगे और आराम से पेशेंस रखते हुए अपना पढ़ाई करेंगे, तो अभी ये जो डेढ़ महीना है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस टाइम है। इसको आप पूरी तरीके से अपना अपना जो पूरा विवेकपूर्ण अपना स्टडी करेंगे, तो मैं आपको श्योर कह सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस दिक्कत हमें जो आती है वो ये है कि सबसे पहली बात कि आप जो सोर्स है वो सिर्फ एक ही सोर्स रखिए। सोर्स में अपन का कैसे कि हम इस तरीके से नहीं, कई लोग होते हैं कि हमने बहुत तरीके की जैसे बुक्स ले ली। फॉर एग्जांपल हम एक ही जैसे व्यवसाय पद्धति की बात करते हैं, बीएम बिजनेस मेथड की। अब इसमें क्या होगा, आपने कहीं से नोट्स भी ले लिए, आपने 2-3 बुक भी रख ली, तो आप क्या करोगे कि उन चीज़ों को बार-बार नहीं पढ़ पाओगे। यानी कि आप वो नोट्स एक बार पढ़े, आपने वो रख दिए। अब आपने कोई नई किताब उठा ली, वो एक बार पढ़ी फिर रख दी। जी नहीं, यदि आपको प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए, तो मेरी इस बात को आप ध्यान रखिए कि चाहे आप 4 जगह से पढ़िए, लेकिन अपने खुद के नोट्स बनाइए और उनको एक प्रॉपर वे में बहुत शॉर्ट रख के इस तरीके से करिए कि हर 5 या 10 दिन बाद उसका आप रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 12 है, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहें, बिल्कुल नहीं। आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक डेली बेसिस पे हमें टाइम देना है और उस डेली बेसिस टाइम के अंदर ही हमको जो प्रीवियस हमने पढ़ा है, वो रिवाइज़ भी करना है। तो सबसे पहली बात तो आप अभी ये माइंड में रखो कि आपको जो भी अपना सोर्स रखना है, उस सोर्स में से जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखो और यदि इतना आप नहीं कर पा रहे, तो कम से कम उस सोर्स वाली चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करते रहो। बार-बार रिवाइज़न का मतलब है, आज आपने पढ़ा हिंदी में, सपोज़ करो आपने हिंदी के सिलेबस में से संधि पढ़ ली, समास पढ़ लिया। आफ्टर अगले दिन आप जो भी पढ़ रहे हो, अगले दिन आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा, तो उपसर्ग प्रत्यय से पहले एक बार संधि और समास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, वो आपकी चीज़ें वो धीरे-धीरे आपको बहुत जल्दी याद होने लग जाएँगी। और आप फाइनली जब कोई भी टेस्ट पेपर दोगे इससे पहले, हम यहाँ पे भी प्लेटफ़ॉर्म पे भी आपको कई टेस्ट सीरीज़ वगैरह इस तरीके का उपलब्ध करवाएँगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उपलब्ध करवाएँगे। तो जब आप उनको मार्क करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी पढ़ लिया है, वो आपको याद है। तो हम धीरे-धीरे करके इसकी एक बार देख लेते हैं कि किस पेपर में क्या-क्या है। तो जो पहला पेपर है उसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं। क्या-क्या? हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जो कि मेनली किसके राजस्थान के संदर्भ में है। इसके बाद अपना डेली बेसिस का जो साइंस है, सामान्य विज्ञान, फिर है मैथ और कंप्यूटर के कुछ जो भी बेसिक प्रिंसिपल यानी कि कंप्यूटर के मूल सिद्धांत।
तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि जो आपका मैथ और कंप्यूटर है, ये तो आपका क्या है, सेकेंडरी लेवल का है, ठीक है? और बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो आपके किसके अकॉर्डिंग है? सीनियर सेकेंडरी के लेवल के अनुसार है। यानी कि ये बात आप याद रखना, कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ 9th-10th की किताब ही पढ़ते रहते हैं और पता चला कि जब साइंस में क्वेश्चन आ रहा है, इवन आप जैसे सिलेबस भी देखेंगे, 1 मिनट, मैं आपको साइंस का सिलेबस दिखाती हूँ, उसमें तो आप एक बार चीज़ें समझ पाएँगे। जैसे हम देखो यहाँ पे एवरीडे साइंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कई चीज़ें हैं ना, जैसे ये रिमोट सेंसिंग वाला है, यूजेज ऑफ स्पेस साइंस, रिमोट सेंसिंग टेक्निक एंड इट्स यूजेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये यदि आप 9th-10th की किताब में देखोगे तो आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेंगी। रिमोट सेंसिंग है वो इन्होंने आरबीएससी के 11th और 12th क्लास से उठाया हुआ है। यानी कि एक बात ध्यान रखना है कि सिर्फ हमको 10th लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी, हमको 11th और 12th का भी इसमें ध्यान रखना है। और जो साइंस की क्लासेज है, वो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो उनमें हम पूरा सेकेंडरी के अलावा जो सीनियर सेकेंडरी से भी रिलेटेड जो-जो चीज़ें हैं, वो सब हम आपको इंक्लूड करके ही देंगे। तो साइंस के अलावा आप और चीज़ों में भी ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? अब इसमें हम जैसे बात करेंगे, शुरू से ही एक बार बात कर लेते हैं। जैसे हमने पहला वो लिया, तो सबसे पहले है हिंदी, ठीक है? अब हिंदी के अंदर हमने जो बातें की, ये सब ग्रामर है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थ यानी कि विलोम, अनेकार्थी यानी कि जो भी चीज़ें हैं, ये ऑलमोस्ट ग्रामर और इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें याद करनी है चीज़ें और अब तक हम 10th-12th तक पढ़ते भी आ रहे हैं हिंदी को, तो इसमें आप ये मतलब स्कोरिंग है, यहाँ पे आप आराम से नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है? सेम इंग्लिश का है, इंग्लिश में भी ग्रामर बहुत ज़्यादा है, टेंस, एक्टिव, पैसिव वगैरह, तो ये इसमें भी हम एक मतलब यदि आप इंग्लिश और हिंदी में से जिस चीज़ में कंफर्टेबल है, आप कोशिश करिए, सपोज़ आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है? आपको इंग्लिश के सपोज़ करो कुछ चीज़ें जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम हो गए, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या है, फर्स्ट पेपर में हमको 35% और सेकंड पेपर में 35%, ये क्या है, इसका मिनिमम पासिंग क्वालिफ़िकेशन है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनको यदि आपको आते हैं तो छोड़ के जाइए, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप अपना बहुत ज़्यादा समय अब वेस्ट मत करिएगा। मतलब यदि आपको सिनोनिम, एंटोनिम में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप इंग्लिश में थोड़ा-सा मतलब आपको प्रॉब्लम लगता है, तो आपका जो मतलब जिसमें आप अच्छा जो आपका स्टैंड पॉइंट है ना, उसको आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि एटलीस्ट वहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, वो आपसे स्किप ना हो, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो ये यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान जीके मुझे आई होप कि सबको ही अच्छे से आता ही होगा, ठीक है? उसके बाद ये राजस्थान का क्या है, ज्योग्राफी। इसके अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा तो टॉपिक नहीं दिए। अ, जैसे इन्होंने राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, इसमें आप देख रहे हो जैसे जनसंख्या वाला टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है, हमको पता है कि ये बहुत कम समय में हो जाएगा हमारा, ठीक है? और क्या है उसमें से कि जैसे 4 जो अपने वो हैं, ज़िले हैं, उनका अभी चूँकि नए ज़िले बने हैं, तो वो लेटेस्ट जानकारी से रिलेटेड ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जैसे उद्योग हो गए, सिंचाई परियोजनाएँ हो गई अपनी, तो ये बहुत बड़े-बड़े टॉपिक नहीं हैं, आप इनको करोगे तो बहुत जल्दी-जल्दी ये टॉपिक होंगे। बस हमको सिलेबस बड़ा लगता है तो इसलिए हमको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटी की, पॉलिटी बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा है ही नहीं। आप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की विधानसभा वगैरह ये सब आपको पढ़ने हैं। सेम आपको क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमी जो सर्वे होता है, वो इकोनॉमी सर्वे यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मेरी ये एडवाइस है कि आप उस इकोनॉमी सर्वे का कम से कम पेपर से पहले 3 या 4 बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा।
क्योंकि आपको इकोनॉमी सर्वे में से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर। तो आप इकोनॉमी सर्वे का धीरे-धीरे करके डेली 4-4 पेज बना लो। 4-4 पेज करते-करते आप 20 या 25 दिन में इकोनॉमी सर्वे को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है? ये अपना समसामयिक घटना, करंट अफेयर जो हम डेली आप करते ही जा रहे होंगे, मैं ऐसा आश्वस्त हूँ। साइंस हम आपकी पूरी करा रहे हैं यहाँ पे, तो साइंस के लिए आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। मैथ भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इधर ही पूरा समझा दिया जाए, ठीक है? कंप्यूटर है जो अपना वो 10th लेवल का आ रहा है, तो कंप्यूटर कई लोगों का ये रहता है कि भाई कंप्यूटर में क्या-क्या पढ़ें, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे। तो आप इसी प्लेटफ़ॉर्म पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, तो उनसे एक बार पहले तो आप ये देखिएगा कि कंप्यूटर में से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे रिलेट अपना करके और फिर धीरे-धीरे आप कंप्यूटर को पढ़ना शुरू करिएगा। तो कंप्यूटर में जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, ठीक है? तो इसमें हमें थोड़ा-सा कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ठीक है? कंप्यूटर की जो 5 जनरेशन थी, 1G, 2G, तो वो किस तरीके से हुई, ठीक है? उन जो 1G थी उसमें अपन ने क्या-क्या टेक्निक यूज़ ली, 2G में ऐसा क्या हुआ, 3G में क्या हुआ, 4G में नया चीज़ क्या हुआ, तो वो सब हमको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है जैसे मेमोरी वाला पार्ट हो गया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो बहुत छोटा-छोटा इनको हमें एक बार लेकिन पढ़ना है और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट। जैसे इनपुट आउटपुट में से आ जाएगा कि कौन-सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, चारों आपको इनपुट डिवाइस दे देंगे। तो मतलब एक बार आप देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ईज़ी लगेंगी। अब आता है सेकंड पेपर, जिसमें कि जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको लगता है कि भई क्या पढ़ें? तो मैं पहले आपको थोड़ा-सा समझा देती हूँ कि एक तो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, ठीक है? इनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी आपने नई जैसे मैंने कोई शॉप खोली, ठीक है? उस शॉप में मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं जब भी अपना बिज़नेस करूँगी, तो इस बिज़नेस को चलाने के लिए मैंने कुछ अपने स्टेटमेंट्स बनाए कि भई मैं कहाँ-कहाँ से परचेज़ कर रही हूँ। तो एक मैंने परचेज़िंग का रजिस्टर बना लिया और उस रजिस्टर में मैं पर डे की एंट्री कर रही हूँ, ठीक है? कि आज मैंने ये एक्स माल इस फर्म से इतने रुपए में खरीदा, ठीक है? इधर मैं एक अपना सेलिंग का बना दूँगी, ठीक है? ये मैं एक छोटी दुकान की बात कर रही हूँ। फिर जो फर्म आती है, उनमें डायरेक्ट इनके रजिस्टर होते हैं, जिनको हम स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं, उनमें ये सारी एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है? बैंक होता है जैसे। तो अपन ने सेल में भी क्या कर दिया कि कुछ अपन ने बना के कि ठीक है, आज हमने इस तारीख को इतना माल इस ग्राहक को बेचा और फिर हमने उसमें ये भी लिखा कि कितने रुपए का हमने कैश में लिया, कितने का हमने क्या किया उधार दिया। तो अब इन सब चीज़ों के लिए हमें लेखा-जोखा रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप 1 दिन का तो याद रख सकते हैं, लेकिन आप 2-3 दिन बाद यदि आपके पास लेखा-जोखा नहीं होगा तो आप भूल जाओगे। तो वो चीज़ होती है क्या, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, नाम से ही पता चल रहा है बुक कीपिंग। ठीक है? और अकाउंटेंसी यानी कि लेखांकन, उस चीज़ को लिख देना, वो तो क्या है, अकाउंटेंसी है। अब अकाउंटेंसी में इन्होंने सबसे पहले वही बहुत छोटी-छोटी जनरल चीज़ें डाली हैं। आपको यदि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप कुछ मत करिए, 11th-12th की किताब उठाना लेखा शास्त्र की, आरबीएससी की, और आप एक बार उन चैप्टरों को रीड करिएगा। आप एक दिन में एक बुक को आराम से कर पाओगे और जब उस बुक को आप खत्म कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अधिकांश जो टॉपिक है ना, उनका आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ का मतलब क्या है। जैसे ये इसने लिखा हुआ है जर्नल, लेजर, तो ये जो वर्ड है ना, ये सब वर्ड आपके उससे क्लियर होते जाएँगे, क्योंकि वो विद डायग्राम, विद एग्ज़ाम्पल, आरबीएससी या एनसीईआरटी कुछ भी उठा लीजिए आप, एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड कर लीजिए, आरबीएससी की बुक डाउनलोड कर लीजिए और एक बार उनको थोड़ा-सा पढ़िए। तो आपको क्या है, जब इंट्रोडक्शन मिल जाएगा ना, मैंने एक्चुअली ऐसा ही किया था। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी आपकी ही तरह। यदि आप कॉमर्स फ़ील्ड के नहीं हैं, कॉमर्स के हैं तो आप ये सब चीज़ें बखूबी जानते होंगे, उसमें मुझे पूरा वो है। लेकिन यदि आप कॉमर्स के नहीं हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि वो 11th-12th की किताब है, उनकी एक बार थॉरोली स्टडी कर ली, ठीक है? तो जब उस स्टडी के बाद मैंने देखा कि अधिकांश जो चैप्टर है ना, उनके बारे में मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ गया था।
तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद ये है बिज़नेस मेथड। सेम बुक उठाइए और पढ़िए। 12th की और 11th की बुक उठाइए और पढ़िए। सारा आपको डिट्टो आपको सिलेबस के जो पॉइंट है ना, वो सेम आपको पाठ्यक्रम का एक-एक चैप्टर मिल जाएगा, सारा। और बुक जो बिज़नेस मेथड है ना, वो तो बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। मतलब उसमें समझने का कुछ नहीं है। अकाउंटेंसी में मैं फिर भी मानती हूँ कि क्रेडिट, डेबिट, लेजर ये सब थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि जर्नल बही क्या होती है। लेकिन बिज़नेस मेथड बहुत स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, हमको बस चीज़ें एक बार देखनी है और थोड़ा-सा समझनी है। चीज़ें हम डेली उपयोग में लेते हैं। कंज़्यूमर राइट्स, उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं? क्या कंज़्यूमर एक्ट कब आया था? उपभोक्ता दिवस कब बनाते हैं? क्या-क्या मेथड हैं? ये सब मतलब जो हमें आगे तक काम आएँगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कम्युनिकेशन, जो अपन डेली कम्युनिकेशन उपयोग में ले रहे हैं वो क्या है? क्या-क्या उसमें बैरियर है? उनके लिए क्या-क्या सजेशन है? मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। एडवर्टाइज़िंग, विज्ञापन, कितना ज़्यादा हम इस वर्ड से फ़ैमिलियर हैं कि आप ये विज्ञापन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मुझे लगता है आप एक बार पढ़ने के बाद ना, आप सारे क्वेश्चन टिक कर पाओगे, जो विज्ञापन में से आए हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार किए। मतलब जो-जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, आपको लग रहा है आप अकाउंटेंसी में 1 या 2 टॉपिक ऐसे हैं जो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, उन पे थोड़ा कम ध्यान दो, लेकिन बिज़नेस मेथड तो ऐसा है जो आप समझ सकते हो, तो इस पे अच्छा सा करो, क्योंकि आपको 25-25 क्वेश्चन सबसे मिल रहे हैं। यदि आप वहाँ 25 नहीं कर पा रहे हो और यहाँ आप 25 में से 23 सही कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, प्लस पॉइंट है। इसके बाद हम आते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि जो आपने अकाउंटेंसी में काम किया, यानी कि जो आपने वो लेखा बनाए हैं, वो आपके सही या गलत हैं, वो काम कौन देखेगा? भाई आपने तो लेखा बना दिए, आपने तो स्टॉक रजिस्टर में लिख दिया, अब वो आपने सही एंट्री की है या नहीं की? जैसे बैंक हो गया, बैंक ने सपोज़ करो 50,000 रुपए एक ही बजाय 20 व्यक्ति को डाल दिए, तो क्या होगा? बैंक के उसमें से तो कट गए वो 50,000, लेकिन यदि वो सही व्यक्ति को नहीं पहुँचे, तो आपका तो पूरा लेखा गड़बड़ा गया ना। तो ये काम जो चेकिंग करने का है, वो क्या है? ऑडिट करता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? अंकेक्षण, यानी कि उसको चेक करना। तो इसमें हम पूरी चीज़ें, जैसे इसमें ऑडिट के बहुत सारे हम तरीके देखते हैं, जैसे एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का क्या है कि जो भी कंपनी है या जो भी संस्था है, उस संस्था में से कुछ लोगों के द्वारा आप एक-दूसरे के काम की जाँच करना, वो क्या हो गया? इंटरनल ऑडिट हो गया। एक हो गया एक्सटर्नल ऑडिट कि बाहर से कोई ऑडिट आ रही है। इसमें हम देखते हैं कैग, जो कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो हमें उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा पता होना भी चाहिए इसके अलावा कि क्या-क्या रहता है। ऑडिट कंप्लायंट, ठीक है? इसके अलावा ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़, ठीक है? जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है, जो अपन देखते हैं, कौन-कौन सी? जैसे जो कंपनी हो गई, कौन-कौन सी हो गई? जैसे अपन बोलते हैं बीपीसीएल हो गई, एचपीसीएल हो गई, आईओसीएल हो गई। तो ये जितनी भी जो कंपनी है, इन सब की जो ऑडिट करना, उसका ऑडिट रिपोर्ट कौन देता है, किस तरीके से बनती है? ऑडिट मुझे लगता है इनमें सबसे ज़्यादा ईज़ी सब्जेक्ट है और सबसे अच्छा स्कोरिंग है। ऑडिट, आरएसआर और जीएफ-एंड-एआर। मतलब इनमें आप चाहो तो 25 में से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये ऐसा मेरा मानना है, आगे आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग, ये है। उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में इन्होंने, देखिए, ये इंडियन इकोनॉमी में बात कर रहे हैं हम। इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन उन टॉपिक्स के बारे में बहुत छोटा-छोटा है। जैसे ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है, मुद्रास्फीति, ठीक है? इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम शुरू से ही चलते हैं, इसमें क्या है इंडियन इकोनॉमी में, क्या हमारी इकोनॉमी अभी पॉलिसी है, ठीक है? तो ये हमें जैसे पढ़ना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन-कौन सी है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी है, फिस्कल पॉलिसी, समझ रहे हो ना? ये मौद्रिक नीति और राजनीतिक जो पॉलिसी, मौद्रिक नीति यानी कि जो बैंक वगैरह से रिलेटेड, समझ रहे हो? और फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट बनाती है ना, राजकोषीय नीति हम जो कहते हैं, वो फिस्कल पॉलिसी होती है, ठीक है?
जैसे इसके अलावा नीति आयोग हो गया, ठीक है? तो नीति आयोग इन सब चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा-थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। टूरिज्म इन राजस्थान, ये वाला जो चीज़ है इसको भी आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये इकोनॉमी के अंदर डाला हुआ है, लेकिन ये अलग से थोड़ा-सा है, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा पेपर 2 में जो स्कोरिंग है, वो है आरएसआर और जीएफएनडीआर। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बता देती हूँ थोड़ा क्या होता है। आप जब सर्विस के अंदर आते हो ना, राजस्थान स्टेट में किसी भी सर्विस में आते हो, तो उस सर्विस में आपको किस तरीके से आपका प्रोविज़न पीरियड जो बोलते हैं, कि भई आप 2 साल के लिए क्या है, आप प्रोविज़नर हो यानी कि प्रशिक्षु हो, ठीक है? 2 साल के बाद आप स्थायी हो जाओगे। आपको इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है? आपकी ये ड्यूटी है। आपका क्या मतलब, आपको किस तरीके से कोई काम करना है, उसके बारे में क्या-क्या आपके नियम हैं। वो सब नियम क्या है, राजस्थान सर्विस रूल्स है, राजस्थान सेवा नियम। आप जैसे ही इस जॉब के अंदर आ जाओगे, तो आप इनसे बहुत जल्दी फ़ैमिलियर हो जाओगे, ठीक है? तो इसमें आपको वॉल्यूम फर्स्ट के जो चैप्टर है ना, ये सभी चैप्टर, इनके लिए आप जो भी बुक या जो भी आपका सोर्स है, उस सोर्स से एक नियम बना लीजिए, आज से ही बना लीजिए। क्या? कि आपको डेली 10 जो रूल हैं वो याद करने हैं, और वो 10 रूल याद करके एक कॉपी में खुद वो जब रूल पढ़ लो तो उसके बाद वो बंद करके रख देनी है, और वो 10 रूल आपको खुद लिखने हैं, ठीक है? अगले दिन आपने नेक्स्ट 10 रूल याद करे, और जो पहले 10 रूल हैं वो रिवाइज़ कर लेने हैं। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि यहाँ और यहाँ मेरे 50 में से 49 क्वेश्चन सही थे। यानी कि जब मेरे सही हो सकते हैं तो आपके भी सही हो सकते हैं। बस सेम काम करना है कि आपको फाइनली वो रूल्स इतने अच्छे से याद हो जाने चाहिए, और याद करने का उनका एक ही तरीका है कि पहले वालों को रिवाइज़ ज़रूर करते रहना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप लास्ट चैप्टर पे आओगे तब तक आप पहला चैप्टर भूल चुके होंगे, और अभी टाइम कम है तो मैं इसलिए आपको ये बात कह रही हूँ। अच्छा, जीएफएनडीआर क्या होता है? जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स। इसमें भी बस सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है कि किसी भी काम को करने का तरीका, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफ़िस में गई, उस ऑफ़िस में अच्छा, ये जूनियर अकाउंटेंट का काम क्या होता है टीआरए का? देखो, जो जूनियर अकाउंटेंट है ना, किसी भी ऑफ़िस में, उसका काम होता है कि उस ऑफ़िस में जितने भी वित्तीय विवरण है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सही है या नहीं है, वो सब चेक करना किसका काम होता है? जूनियर अकाउंटेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी बिल बने, ठीक है? अब उन बिलों में जैसे सैलरी बिल हो गया, सैलरी बिल को आपको एक बार चेक करना है, आपको साइन होते हैं वहाँ पे, लिखा रहता है उस पे साइन ऑफ जूनियर अकाउंटेंट, उसके बाद आपका जब प्रमोशन हो जाएगा डबल एओ, तो उसका काम होता है कि जो सैलरी बिल है, उसमें डीए सही दिया है या नहीं दिया, या जो भी है उसकी सैलरी है वो सही बनी है या नहीं बनी, यानी कि हर चीज़ को चेक करना। उस ऑफिस में एचओडी यानी कि जो विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष है, उसके बाद जो आप पावर होती है ना, वो अकाउंटेंट के पास ही होती है कि उसका जो भी फाइनेंशियल जो कार्य है उस ऑफिस में, वो सही है नहीं। जो बजट हमको प्रोवाइड किया गया है सरकार के द्वारा, वो जिन मदों के लिए प्रोवाइड किया गया है, उन मदों में ही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। या सपोज करो आपको ऑफिस में ही कोई भी चीज़ खरीदनी है, ठीक है? तो उसके लिए आपको टेंडर करने हैं। अब वो टेंडर के नियम आपको कहाँ पता चलेंगे कि भई कैसे हमको टेंडर करने हैं? मैं कितने रुपए का क्या कर सकती हूँ, खरीद सकती हूँ कोई सामान, किस तरीके से मैं उसको काम करूँगी? वो सब काम किसमें होते हैं? जीएफ-एंड-एआर के अंदर हमारे वर्णित होते हैं कि कौन से काम को किस तरीके से करना है। उसकी जो प्रक्रिया होती है वो सब किसमें होती है? जीएफ-एंड-एआर में होती है। जो काम हमने आरएसआर में किया वही हमें जीएफ-एंड-एआर में करना है। क्या? कि डेली जो रूल्स हैं वो हमें याद करने हैं, और नेक्स्ट डे उनका रिवीजन करना है। और जब अनटिल एंड लास्ट 1 महीने तक आप इसी तरीके से तैयारी करोगे ना, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन टिक करोगे, तो आप जीएफ-एंड-एआर और आरएसआर के 50 में से 50 क्वेश्चन आप सही करोगे। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, और यही इसकी जो मेरे अकॉर्डिंग जो रणनीति हो सकती है बेस्ट, वो यही हो सकती है। तो मैं एक बार आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ देती हूँ, बेस्ट विशेज़ कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और क्लियर करो। तो इसी शुभकामना के साथ आपका धन्यवाद।